नमस्ते प्यारे बच्चों, वेलकम बैक। हम लोग एनसीईआरटी रीड अलोंग एक्सरसाइज कर रहे थे और उसमें आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पुली ब्लॉक प्रॉब्लम्स। सो दिस इज लेक्चर नंबर 14। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में चैप्टर नंबर 5 में हम लोग पढ़ रहे हैं और इस लेक्चर में मैं जो बिल्कुल सिंपल ट्रेडिशनल मेथड है वहां से आपको लेकर चलूंगा धीरे धीरे आगे कंपटीशन लेवल तक भी हम जाएंगे अगले लेक्चर में। पर इस लेक्चर में बिल्कुल बेसिक्स की हम बात करेंगे। जब बहुत सारे ब्लॉक्स को रस्सी से जोड़ा जाता है या वो आपस में कांटेक्ट में होते हैं पुलिस के थ्रू, यानी घिरनियों में से होकर ये रस्सी जा रही होती है। अजम्पशन ये होता है बच्चों की जो स्ट्रिंग है वो इन इलास्टिक है, यानी इलास्टिक की तरह आप उसको खींच नहीं सकते हो, इन इलास्टिक है स्ट्रिंग। तो ये अजम्पशन होता है, इस अजम्पशन को लेकर हम चलते हैं। तो पूरी स्ट्रिंग का एक्सेलेरेशन सेम रहेगा, ना तो वो कंप्रेस हो सकती है ना वो एक्सटेंड हो सकती है। तो इसी कंसेप्ट को लेकर इक्वेशन ऑफ मोशन लिखकर फ्री बॉडी डायग्राम बनाकर कैसे इस तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है, तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं पुली ब्लॉक प्रॉब्लम्स में। तो पहला जो सवाल मैं ले रहा हूं वो कुछ इस तरह का है। एक रिजिड सरफेस को हम इस तरह से दिखाते हैं हैचिंग करके। दिस इज रिजिड सरफेस। अब यहां पर मान लीजिए ये एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक का मास आपको दिया हुआ है, इट इज कैपिटल M, और इसके कांटेक्ट में एक दूसरा छोटा ब्लॉक है, उसका मास है स्मॉल m। अभी हम ये मान के चल रहे हैं कि यहां पर फ्रिक्शन एब्सेंट है, फ्रिक्शनलेस है, सरफेसेस आर फ्रिक्शनलेस, ये अजम्पशन है। तो बिल्कुल बेसिक से अगर मैं स्टार्ट करता हूं, मान लीजिए यहां पर कोई फोर्स लगाया जाता है छोटे वाले ब्लॉक पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इस तरह से। अभी छोटा वाला ब्लॉक बड़े वाले ब्लॉक को धकेलेगा, वो उस पर फोर्स लगाएगा, बड़ा वाला ब्लॉक रिएक्शन फोर्स लगाएगा छोटे वाले पर। एक्शन एंड रिएक्शन पेयर्स यहां पे बनेंगे जो अलग अलग बॉडी पर काम कर रही होंगी। माना कि अगर सिस्टम का एक्सेलरेशन, पूरा सिस्टम चलता है एक्सेलरेशन ए से अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस यानी टुवर्ड्स राइट, तो हमें एक तो एक्सेलरेशन निकालना है, कॉमन एक्सेलरेशन कितना होगा। दूसरा हमें निकालना है कि ये जो फोर्स है जिसको मैं F डैश से दिखा रहा हूं, छोटे ब्लॉक का फोर्स बड़े ब्लॉक पर या बड़े ब्लॉक का रिएक्शन फोर्स छोटे ब्लॉक पर, दोनों इक्वल एंड अपोजिट हैं, तो F डैश की वैल्यू क्या होगी। तो बहुत ही सिंपल मेथड से, जो बेसिक है ट्रेडिशनल मेथड है, हम जानते हैं फॉर्मूला F इक्वल टू ma, ये फॉर्मूला हम यूज करना जानते हैं। सो एक्सेलरेशन जो होगा यहां पर वो मैं कह सकता हूं कितना होगा, एक्सेलरेशन A इक्वल टू नेट फोर्स अपॉन टोटल मास। टोटल मास इज कैपिटल M प्लस स्मॉल m। तो ये तो हो गया एक्सेलरेशन पूरे सिस्टम का, ये पहला जवाब हुआ। देन F डैश मुझे निकालना है, तो लॉजिक ये कि F डैश इतना होना चाहिए कि M मास का ये जो ब्लॉक है ये एक्सेलरेशन A से चल पाए। तो M मास के ब्लॉक को एक्सेलरेशन A से चलाने के लिए जो फोर्स चाहिए वो है मास इनटू एक्सेलरेशन। सो F डैश की वैल्यू होगी ma। तो हमने देखा ये है ट्रेडिशनल मेथड, F इक्वल टू ma यूज करके हमने दोनों सवालों के जवाब निकाल लिए। अब हम क्या कर सकते हैं इसमें, अगर फ्रिक्शन को एग्जिस्टेंस में ले आए, मान लीजिए फ्रिक्शन भी काम कर रहा है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आपको दिया हुआ है, इट इज म्यू s स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू k। तो जब तक ये रेस्ट पर है दोनों ब्लॉक्स, तब तक म्यू s काम करेगा और जैसे ही मोशन में आएंगे म्यू k काम करेगा। तो थोड़ा सा आपको अपने दिमाग से, कॉमन सेंस से सोचना होगा यहाँ पर।
ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट अगर मैं मान लेता हूं तो इसका वेट काम करेगा नीचे की तरफ mg, इसका नॉर्मल रिएक्शन काम करेगा ऊपर की तरफ रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल N, और फ्रिक्शन फोर्स पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर काम करेगा अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ सपोज मोशन। जब तक ये रेस्ट पर है फ्रिक्शन फोर्स होगा म्यू एस टाइम्स n, और जब ये चलना शुरू कर देगा, मान लेते हैं एक्सेलेरेशन ऐसे चल रहा है, तो फ्रिक्शन फोर्स इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड ये हो जाएगा म्यू के टाइम्स n, और n है mg के बराबर। जबकि बड़े वाले ब्लॉक पर जो फोर्स लगेगा वो इसकी नॉर्मल रिएक्शन के हिसाब से लगेगा, यानी इसमें आएगा कैपिटल mg, ऊपर की तरफ जो नॉर्मल रिएक्शन होगी उसकी माना कि वो n डैश है, तो यहां पर भी फ्रिक्शन फोर्स लगेगा अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ सपोज मोशन, और अकॉर्डिंगली ये इक्वेशंस मॉडिफाई हो जाएंगी। आप कोशिश करके देखें इसको खुद से सॉल्व करके देखें, फ्री बॉडी डायग्राम इंडिविजुअल ब्लॉक्स का बनाकर उनके लिए आप इक्वेशन ऑफ मोशन लिखकर देख सकते हैं। इसमें कई तरह से सवाल बनते हैं, कब सिस्टम रेस्ट पर रहेगा, कब मोशन में आ जाएगा। तो अगर फ्रिक्शनल फोर्स से ज्यादा फोर्स लग रहा है तो ये मोशन में आएगा, फ्रिक्शनल फोर्स से कम फोर्स है लिमिटिंग फ्रिक्शन म्यू एस टाइम्स n, तो फिर ये रेस्ट पर रहने वाला है। इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन अगर हम करते हैं तो मान लीजिए मैंने क्या किया, अब की बार एक स्ट्रिंग जोड़ दी दोनों ब्लॉक्स के बीच, एक रस्सी बंधी है जैसे कि हम बचपन में खेलते थे, आप भी खेले होंगे। जैसे कि आप देखते हो बच्चों को कि वो धागे से बांधकर कुछ लकड़ी के टुकड़ों को या फिर उनके जो खिलौने होते हैं एक के पीछे एक चलाते हैं। तो देयर इज ए स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल रिजिड, तो नहीं बोलेंगे इनएक्सटेंसिबल कह सकते हैं। यहां हमने फोर्स लगाया F बड़े ब्लॉक पर, बड़े ब्लॉक का मास है कैपिटल M, छोटे ब्लॉक का मास है स्मॉल m। अब आपसे यहां सवाल में पूछा जाता है व्हाट विल बी द टेंशन इन द स्ट्रिंग। यहां पर टेंशन कैपिटल T कितना होगा, अगर फ्रिक्शन नहीं है तो कितना, और अगर फ्रिक्शन है तो कितना। तो अगर फ्रिक्शन नहीं है और मैं ये मान लेता हूं कि ये पूरा सिस्टम क्योंकि फ्रिक्शन लेस है तो एक्सेलरेशन a से चल रहा है टुवर्ड्स राइट, तो मैं इक्वेशन लिखूंगा एक्सेलरेशन a के लिए ये होगी नेट फोर्स अपॉन टोटल मास F अपॉन बड़ा M प्लस छोटा m, ये तो हो गया एक्सेलरेशन। अब इस एक्सेलरेशन से छोटे वाले ब्लॉक जिसका मास स्मॉल m है उसे चलाने के लिए जो फोर्स चाहिए वो टेंशन T है। सो टेंशन T को कितना होना चाहिए, जस्ट इतना कि छोटे m मास वाले ब्लॉक को एक्सेलरेशन a से चला सके, यानी टेंशन T इज m इंटू a, जहां पर a की वैल्यू जो ऊपर लिखी है वो, तो मैं a की वैल्यू यहां पुट कर देता हूं, तो इट बिकम्स कैपिटल F अपॉन कैपिटल M प्लस स्मॉल m टाइम्स ये कैपिटल ये a की वैल्यू स्मॉल a की वैल्यू एक्सेलरेशन की वैल्यू इनटू मास m। अब अगर यहां पर फ्रिक्शन भी है तो एडिशनल क्या डिटेल आ जाएगी उसको आप समझ लें। फ्रिक्शन है तो एडिशनल डिटेल आ जाएगी कि तो अगर फ्रिक्शन है तो हमें क्या एडिशनल यहां पे करना होगा। मैं फ्रिक्शन को यहां पर दिखाता हूं, इसके वेरियस फोर्सेस। सेंटर ऑफ मास पर हम दिखाते हैं फोर्स पर, टिल्टिंग एक्शन यहाँ पे अभी कंसिडर नहीं करना है, तो उसको सिंपल बनाने के लिए मैं पॉइंट ऑब्जेक्ट अगर इस पूरे ब्लॉक को मान लूं पॉइंट ऑब्जेक्ट, तो इसका सारा का सारा वेट mg काम करेगा इस नीचे वाले लोअर मोस्ट कांटेक्ट पॉइंट पर, पॉइंट ऑब्जेक्ट मान ले जाए अगर तो, और नॉर्मल रिएक्शन काम करेगी ऊपर की तरफ। इस ब्लॉक पर अगर मैं नॉर्मल रिएक्शन को कैपिटल N से दिखा रहा हूं तो कैपिटल N mg के बराबर। फ्रिक्शन का जो फोर्स यहां लगेगा वो लगेगा सपोज्ड डायरेक्शन ऑफ मोशन, यानी
इम्पेंडिंग मोशन जिसकी डायरेक्शन है टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस राइट, उसके अपोजिट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर, और ये फ्रिक्शन फोर्स होगा म्यू टाइम्स एन। म्यू होगा म्यू एस के बराबर अगर स्टैटिक स्टेट है, म्यू होगा म्यू के बराबर अगर डायनामिक स्टेट है, ये चलना शुरू कर देता है। तो मैं यहां पर अगर इक्वेशन ऑफ मोशन लिखूं इसके फ्री बॉडी डायग्राम को देखकर, इस सिचुएशन में जब ये चल रहा है, जब रेस्ट पर है तब नहीं, जब ये चल रहा है ऐसा मानते हुए, तो फोर्स एफ में से मुझे सब्ट्रैक्ट करना होगा टेंशन टी को, क्योंकि टेंशन टी को हम दोनों साइड लगता हुआ दिखाएंगे बाय डायरेक्शन, छोटे वाले की तरफ भी बड़े वाले की तरफ भी। स्ट्रिंग में टेंशन बोथ साइड काम करेगी। तो एक तो टी कम हो जाएगा, एक फ्रिक्शन कम हो जाएगा, म्यू एन जो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। तो ये जो नेट फोर्स है इसकी वजह से ये चल रहा होगा एक्सेलरेशन ए से, तो ये आएगा m टाइम्स ए के बराबर। और ये m कौन सा वाला होगा? m होगा कैपिटल M, बड़ा M, क्योंकि इस ब्लॉक का मास है कैपिटल M। तो ये पर्टिकुलर इस ब्लॉक के लिए इक्वेशन हो जाएगी, जहां पर a की वैल्यू अब ये नहीं होगी। a की वैल्यू निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा? a की वैल्यू निकालने के लिए नेट फोर्स हमें लेना पड़ेगा, फोर्स F इस सिस्टम को आगे की तरफ ले जाना चाहता है, माइनस जो अगर ये मोशन में है, पहले चेक करना पड़ेगा आपको। कैसे चेक करेंगे? इफ फोर्स F इज ग्रेटर देन म्यू एस टाइम्स m प्लस m, ये मैंने ऐड कर दिया बच्चों दोनों का, अदरवाइज आप इसको अलग अलग करके भी लिख सकते हैं, म्यू एस टाइम्स कैपिटल एम जी, म्यू एस टाइम्स स्मॉल एम जी। ये दोनों पर लगने वाले फ्रिक्शन है जो इनको, इनके मोशन को रोकेंगे। अगर ऐसा है कि ये फोर्स कैपिटल एफ इस फ्रिक्शन फोर्स से बड़ा है तो ये सिस्टम चल पाएगा, नहीं तो ये रेस्ट पर रहेगा। और अगर ये चल पाएगा तो यहां पर नेट फोर्स में ये जो म्यू आएगा ये म्यू के होगा, म्यू के टाइम्स यानी काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू के टाइम्स। अब यहां फिर से दोनों फोर्स को अगर मैं जोड़ दूं, दोनों फ्रिक्शन फोर्स को, तो m प्लस एम टाइम्स जी डिवाइडेड बाय टोटल मास आ जाएगा कैपिटल M प्लस स्मॉल m। कोई शॉर्ट ट्रिक हमने यूज नहीं की है, जस्ट बेसिक ट्रेडिशनल मेथड से हम गए हैं, F इक्वल टू एम ए से। तो यहां से अब टेंशन अगर आपको कैलकुलेट करनी है इस सिचुएशन में, स्ट्रिंग में, तो एक्सेलरेशन हम निकाल चुके हैं, नई इक्वेशन हो जाएगी t में से सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए अगर ये सिस्टम चल रहा है तो म्यू के टाइम्स छोटा m g फ्रिक्शन फोर्स को, ये नेट फोर्स लग रहा है छोटे ब्लॉक पर, डिवाइडेड बाय उसका जो मास होगा, क्योंकि पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन सेम होगा तो टोटल फोर्स अपॉन मास ये बराबर होगा एक्सेलरेशन ए के। ए हमने यहां से पता कर लिया, तो इक्वेट करके हम जो भी अननोन है इसमें वो पता कर सकते हैं। कई बार कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन अननोन होता है कि वो पता करो अगर सिस्टम एक्सेलरेशन ए से चल रहा है। कई बार आपसे टेंशन पूछते हैं स्ट्रिंग में। फोर्स एफ राइट हैंड साइड पे लगाने के बजाय लेफ्ट हैंड साइड पर भी लगाया जा सकता है। लेफ्ट हैंड साइड पर अगर फोर्स लगा दिया जाए तो क्या होगा वो भी हम अकॉर्डिंगली डील कर सकते हैं। क्या टेंशन टी चेंज हो जाएगी वगैरह वगैरह। इस तरह के कई तरह, मतलब इस तरह से क्वेश्चन को बदला जा सकता है। तो अलग अलग सिचुएशन में क्या होने वाला है आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो बेसिक क्वेश्चन से हमने स्टार्ट किया और आगे चलते हैं बच्चों, आगे की अगली सिचुएशन पर चलते हैं, धीरे धीरे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाएंगे। तीसरा सवाल, दो ब्लॉक की बात कर रहे थे, दो से ज्यादा ब्लॉक हो सकते हैं, उनको धकेला जा सकता है सरफेस पर या फिर खींचा जा सकता है। दोनों पॉसिबिलिटीज हैं, धकेलना या फिर खींचना। पहला ब्लॉक, दूसरा ब्लॉक, तीसरा ब्लॉक, और भी ज्यादा भी बना सकते हैं।
M1, M2, M3। अगर ये रस्सी से बंधे हुए दिखाते हैं, बीच में रस्सी दिखाते हैं, हम वहां टेंशन पता कर लेते हैं। अभी मान लीजिए धकेला जा रहा है इनको, छोटे ब्लॉक की तरफ से भी धक्का मार सकते हैं, बड़े ब्लॉक की तरफ से भी हम धक्का मार सकते हैं। पूरे सिस्टम का कंबाइंड एक्सेलेरेशन ए है अगर, तो ए हो जाएगा एफ अपॉन एम वन प्लस एम टू प्लस एम थ्री, अगर फ्रिक्शन नहीं है। और फ्रिक्शन है तो फ्रिक्शन फोर्स को भी हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा। बाकी एक दूसरे पर जो रिएक्शन फोर्स है वो आप निकाल सकते हैं। M2 M3 पर कितना लगाएगा, M3 M2 पर कितना लगाएगा, और उसके लिए लॉजिक वही है। जस्ट ये फोर्स इतना होगा, M3 पर अगर फोर्स की बात करें, अगर मैं इसको F3 से दिखाऊं, तो ये जस्ट इतना होगा कि M3 को एक्सेलरेशन A से चला सके। इस लॉजिक से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये भी आपको अपने आप करना है। कोई बात अगर समझ में नहीं आती है तो आप मेरे से व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन देकर उसका सॉल्यूशन मैं अपलोड कर दूंगा। चौथी सिचुएशन अगर हम देखें तो फिर से सिंपल केस है। ये मान लीजिए टेबल का कोना है और यहां पर एक पुली लगी है। पुली के लिए अजम्पशन है पुलीज आर फ्रिक्शनलेस एंड मासलेस। स्ट्रिंग्स आर आल्सो मासलेस एंड इनएक्सटेंसिबल। स्ट्रिंग्स के लिए अजम्पशन क्या था? मासलेस एंड इनएक्सटेंसिबल। पुलीज के लिए अजम्पशन है फ्रिक्शनलेस एंड मासलेस। ये पुली है और ये टेबल का एक कोना है। एक ब्लॉक है जो टेबल की सरफेस पर हॉरिजॉन्टली पड़ा है, जिसका मास है m2। यहां से एक स्ट्रिंग जा रही है और वो स्ट्रिंग पुली के ऊपर से होकर जा रही है, दूसरा ब्लॉक नीचे लटका हुआ है, उसका मास है m1। m1 मास का ब्लॉक लटका हुआ है, m2 मास का ब्लॉक सरफेस पर पड़ा है। मान लो फ्रिक्शन नहीं है, सरफेस इज फ्रिक्शनलेस, तो अभी अलग अलग फोर्सेस कितने होंगे, कैसे होंगे, फ्री बॉडी डायग्राम से हम देख सकते हैं। अगर मैं m1 पर लगने वाले फोर्सेस को दिखाऊं तो इस पर इसका वेट काम कर रहा है m1g नीचे की तरफ, स्ट्रिंग में टेंशन T ऊपर की तरफ। m2 पर स्ट्रिंग की टेंशन T उसे खींचेगी। अगर पूरा सिस्टम एक्सेलेरेशन A से नीचे जा रहा है, क्योंकि ऐसे होगा अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो फ्रिक्शन होगा तो सिचुएशन अलग होगी। अगर फ्रिक्शन नहीं है तो मैं यहां पर इक्वेशन ऑफ मोशन लिख सकता हूं। m1 मास के लिए अगर मैं लिखता हूं, जिसको हम कहते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन, बिल्कुल ट्रेडिशनल अप्रोच, कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं। फॉर मास m1 मैं लिख सकता हूं m1g नीचे की तरफ काम कर रहा है, उसमें से अगर टेंशन T को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो रिजल्टेंट मोशन इसका हमें मिलना है। हम देख रहे हैं कि बड़ा फोर्स कौन सा होना चाहिए, नीचे की तरफ, तभी एक्सेलरेशन ए से नीचे की तरफ जा रहा है। तो ये बराबर होगा नेट फोर्स जो इस पे काम कर रहा है वो हमेशा, जब भी कोई ऑब्जेक्ट एक्सेलरेशन ए से चल रहा है, मास उसका m है, तो उसका नेट फोर्स हुआ m इंटू ए, तो यहां पर हुआ m1 इंटू ए। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। और जब मैं मास m2 के लिए लिखता हूं तो यहां m2g नीचे की तरफ काम कर रहा है, नॉर्मल रिएक्शन, वो एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। तो m2g और नॉर्मल रिएक्शन का अभी कोई रोल नहीं है जब तक कि फ्रिक्शन एग्जिस्टेंस में नहीं आता। तो हम सीधे सीधे लिखेंगे टेंशन T की वजह से खींच रहा है और एक्सेलरेशन ए से जा रहा है टुवर्ड्स राइट। तो इक्वेशन बन जाएगी यहां पर टेंशन T इक्वल टू m2a। रोकने वाला कोई फोर्स नहीं है जब तक फ्रिक्शन नहीं है। और इक्वेशन 1 एंड 2 को सॉल्व करके हम यहां पर न केवल a एक्सेलरेशन पता लगा सकते हैं, हम टेंशन T भी पता लगा सकते हैं। किसी भी क्वेश्चन में आपको यही पता लगाने होते हैं। तो 1 एंड 2 को सॉल्व करके आप एक्सेलरेशन a भी निकाल लेंगे और स्ट्रिंग में टेंशन T भी निकाल लेंगे। पर अगर फ्रिक्शन है तो क्या मॉडिफिकेशन होगा वो हम इजीली समझ सकते हैं। फ्रिक्शन एग्जिस्टेंस में आते ही हम इसको पॉइंट ऑब्जेक्ट मानते हुए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर फ्रिक्शनल फोर्स लगा देंगे। आपसे पूछा जा सकता है सिस्टम चलेगा या नहीं चलेगा। अगर टेंशन T म्यू एस टाइम्स m2g से ज्यादा है तो चलेगा, और म्यू एस टाइम्स m2g से कम है तो नहीं चलेगा।
अगर ये चल रहा है म्यू एस टाइम्स एम टू जी कहां से आ रहा है, नॉर्मल रिएक्शन एन इज इक्वल टू एम टू जी। अगर ये चल रहा है तो यहाँ पे म्यू एस की जगह आ जाएगा म्यू के। तो उस केस में इस इक्वेशन में चेंज होगा, ये इक्वेशन मॉडिफाई हो जाएगी। बाकी यहां तो कहीं कांटेक्ट है नहीं तो फ्रिक्शन है नहीं। हाँ, अगर ये ब्लॉक इस सरफेस के कांटेक्ट में होता, वर्टिकल सरफेस के कांटेक्ट में होता, तो फ्रिक्शन यहां पर भी हम लगाते हैं ऊपर की तरफ। अभी तो सिर्फ इस इक्वेशन में मॉडिफिकेशन होगा, ये हो जाएगी टी माइनस म्यू के, क्योंकि चल रहा है ऐसा मैं मान के चल रहा हूं, माइनस म्यू के टाइम्स एम टू जी इक्वल टू एम टू ए। और फिर से हम सॉल्यूशन निकाल लेंगे। अगला केस देखते हैं बच्चों, केस नंबर 5, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। जिनको आता है वो इसको स्किप कर सकते हैं, और जिनको नहीं आता है, जो सीख रहे हैं, वो एक एक स्टेप अच्छे से समझें, और कोई जल्दी नहीं है हमको। इसको डे टू डे लाइफ से लिंक करने की कोशिश करें रोजमर्रा की जिंदगी में, क्योंकि अभी जो नई शिक्षा नीति आ गई है उसमें आपको यही सीखना है बेसिकली। उस जो भी सब्जेक्ट कंटेंट है उसको डे टू डे लाइफ से लिंक करना है, और एक बार में हमेशा के लिए समझने की कोशिश करनी है। उसका क्या असर होने वाला है हमारी जिंदगी पर, कैसे हम अपने आसपास होने वाले काम जो है उनको आसान बना सकते हैं, लेस एफर्ट में कर सकते हैं, ये हमारी अप्रोच होनी चाहिए। तो नेक्स्ट एग्जांपल में, जिसको हम एटवुड मशीन भी कहते हैं, इसको हम कहते हैं एटवुड मशीन। ये रिजिड सपोर्ट का सिंबल है, रिजिड सपोर्ट। यहां से एक पुली लटकी हुई है। पुली के लिए अजम्पशन है मासलेस फ्रिक्शनलेस, और इस पुली पे से होकर एक स्ट्रिंग जा रही है, जिसमें राइट हैंड साइड पर एक ऑब्जेक्ट जिसका मास m1 है वो लटका हुआ है, और लेफ्ट हैंड साइड पर दूसरा ऑब्जेक्ट जिसका मास m2 है वो लटका हुआ है। कॉमन सेंस अगर आप लगाएं कि यहां अगर फ्रिक्शन नहीं है, स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल है, मासलेस है, पुली मासलेस है, फ्रिक्शनलेस है, तो अगर m2 ज्यादा होगा तो पूरा सिस्टम लेफ्ट हैंड साइड में नीचे की तरफ जाएगा, और m1 ज्यादा होगा तो राइट हैंड साइड में नीचे की तरफ जाएगा। तो यहां आपको कंडीशन दी हुई है m1 इज ग्रेटर देन m2। तो आगे की सिचुएशन आप सोच सकते हैं, वेरियस फोर्सेस जो लग रहे हैं वो दिखा दीजिए यहाँ पे। अगर मैं खाली m1 के लिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, अलग से भी बना सकते हैं, इसमें भी दिखा सकते हैं। तो इस पर काम कर रहा है वेट m1g नीचे की तरफ, टेंशन T ऊपर की तरफ, और हमने ये माना है कि पूरा सिस्टम एक्सेलेरेशन A से नीचे जा रहा है। m2g पर जो फोर्सेस काम कर रहे हैं वो मैं दिखाऊं इसके फ्री बॉडी डायग्राम में। तो m2g इसका वेट काम करेगा नीचे की तरफ। स्ट्रिंग में पूरे टाइम, क्योंकि मासलेस स्ट्रिंग है, इनएक्सटेंसिबल, टेंशन T सेम रहने वाली। इसी में आगे आप देखेंगे कंपटीशन लेवल पे क्या करेंगे, स्प्रिंग्स लगा देंगे स्ट्रिंग के साथ, स्प्रिंग जो खींच सकती है, कंप्रेस हो सकती है। तो सिचुएशन में कैसे चेंज आएगा वो सब हमें सीखना होगा हायर लेवल के लिए। उसके बावजूद टेंशन T ऊपर खींच रही है, m2g नीचे, टेंशन T बड़ा है, इसलिए पूरा सिस्टम यानी m2 भी एक्सेलेरेशन A से ऊपर जाएगा, जबकि m1 एक्सेलेरेशन A से नीचे आएगा। हम चाहे तो एक्सेलेरेशन पे वेक्टर सिंबल लगाकर दिखा सकते हैं, नहीं भी दिखाएं तो फिजिकली उसके साइन को हम समझ रहे हैं तो भी गलत नहीं है। ओके, मैं यहां पर इक्वेशन ऑफ मोशन लिखना चाहूंगा फॉर मास m1 मास के ऑब्जेक्ट के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन अगर मैं लिखता हूं तो मैं ऐसे लिखूंगा कि इसका मोशन नीचे की तरफ हो रहा है, तो नेट फोर्स जो काम करेगा m1 इंटू ए काम करेगा इस पर, और वो किसके बराबर होगा, निश्चित रूप से m1g नीचे की तरफ काम करने वाला फोर्स बड़ा होगा, उसमें से टेंशन T को हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो बाकी जो बचा हमारे पास वो नेट फोर्स हमें देगा, वो होगा m1a। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। और मास m2 के लिए अगर मैं लिखता हूं तो ये इक्वेशन बन जाएगी
M2 ऊपर की तरफ जा रहा है, टेंशन T ऊपर की तरफ लग रहा है, नहीं टेंशन T ज्यादा होना चाहिए M2G से, तो T में से अगर मैं M2G घटाऊंगा तो मुझे M2 पर काम करने वाला नेट फोर्स मिलेगा जो कि है M2A। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 2। और इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके जो सॉल्यूशन आ रहा है उसको हम फॉर्मूले की तरह यूज कर सकते हैं इस सिचुएशन वाले क्वेश्चंस के लिए। तो T भी मिल जाएगा हमें, दो अननोन है T एंड A भी मिल जाएगा, A एंड T दोनों की वैल्यू मिल जाएगी। इस पर आप जो क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिए हुए हैं वो अटेम्प्ट कर सकते हैं। और जो वीडियो ज्यादा लंबा हो जाए तो बर्डन लगने लगता है, पढ़ाई भी बहुत ज्यादा नहीं उसको सर पे चढ़ाना है, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम पढ़ते चले जाएंगे, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। धीरे धीरे थोड़ा हर सब्जेक्ट को आप टाइम दीजिए, बराबर बराबर और करते रहिए। तो मैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ लेक्चर में आगे और ये प्रॉब्लम्स कवर करूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलते हैं। थैंक यू।